नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, कभी सूरज की तरह ढलना मत। शहर की आपाधापी से कुछ दूर पुराने कब्रिस्तान से सटी इस्पात फैक्ट्री के ठीक पीछे स्थित उस 2 मंजिला पब्लिक स्कूल के मुख्य द्वार पर अन्य आम दिनों की ही भांति आज भी दोपहर 1:30 बजते ही गहमागहमी शुरू हो गई थी। बच्चों को घर ले जाने के लिए रिक्शे, टेम्पू, बसों की लंबी कतार के साथ साथ बच्चों के माता पिता यूं रिश्तेदार भी अपने अपने दुपहिए एवं चौपहिए वाहनों की चिल्ल पौ शुरू कर चुके थे। गार्ड भोला भी अपनी नीली टोपी संभालता हुआ और मुंह में सिट्टी दबाए हाथों के इशारों से गाड़ियों को एक कतार में खड़े होने का इशारा करते हुए किसी विषैले सर्प की तरह फुफकार रहा था, जिससे मुंह में फंसी सीटी तेज और तेज आवाज में बजे जा रही थी। कुछ ही देर में स्कूल के अंदर की तरफ से किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में मिलने वाली जीत की खुशी की ही भांति चेहरे पर प्रसन्नता लिए हुए एवं उल्लासपूर्ण चित्कार सहित किसी फर्राटा दौड़ के सबसे तेज धावक के ही समान विद्यार्थी बाहर की ओर आते दिखाई दिए। विद्यार्थियों का यह हुजूम समंदर में आए ज्वार का पर्याय प्रतीत हो रहा था। कुछ ही देर में अपने अपने हिस्से के बच्चों को साथ लिए स्कूल का प्रत्येक वाहन एक एक कर आंखों से इस प्रकार ओझल हो गया जैसे तेज बारिश के उपरांत घुमड़ते बादल आसमान से गायब हो जाते हैं और सब कुछ यथावत हो जाता है। स्कूली वाहनों के चले जाने के उपरांत भोला ने एक ठंडी सांस लेते हुए और साथ ही सरसरी निगाह चारों ओर दौड़ाते हुए जैसे ही स्कूल का मुख्य द्वार बंद करने हेतु हाथ बढ़ाया, उससे करीब एक फलार की दूरी पर सड़क की दूसरी तरफ कटहल के एक बिना फलदार वृक्ष के नीचे एक पीले रंग की पुरानी बजाज चेतक स्कूटर लिए एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। स्लेटी रंग की पैंट और आधे बाजू की बाहर निकली हुई सलवटों भरी सफेद कमीज पहने एक छरहरे बदन एवं खुलते हुए गेहुए रंग का अजनबी व्यक्ति स्कूल के मुख्य द्वार की तरफ अपलक ताकता दिखलाई दिया, जिसकी आंखों की शून्यता एवं रिक्तता को देखकर और शायद कुछ महसूस करके भोला कुछ समय के लिए जस का तस ठहर सा गया, किंतु न जाने क्यों भोला उस अजनबी से कुछ पूछने की हिम्मत न जुटा सका एवं अपनी नजरें उधर से फिराते हुए मुख्य द्वार को एक झटके के साथ बंद कर लिया। द्वार तो बंद हो चुका था, लेकिन भोला का मन अब भी उसी ओर लगा हुआ था। लगभग 10 मिनट बाद स्कूटर स्टार्ट होने और फिर विपरीत दिशा की ओर जाने की आवाज धीरे धीरे विरल होते हुए कहीं गुम हो गई। वह व्यक्ति जा चुका था। यह क्रम अगले कुछ दिनों तक बदस्तूर जारी रहा। बदलाव कभी कभी सिर्फ लिबास में आ जाता था। फिर एक दिन आखिर भोला के सब्र का बांध टूट ही गया। उसे अंदर ही अंदर यह प्रश्न खाए जा रहा था कि आखिर वह भद्र सा दिखने वाला व्यक्ति है कौन और क्यों प्रतिदिन अपने नियत क्रम के अनुसार स्कूल के मुख्य द्वार तक आकर बिना किसी को साथ लिए वापस चला जाता है। अपनी जिज्ञासा और अधीरता को विराम देने के उद्देश्य से भोला ने बगल से गुजर रहे मिश्रा जी को रोकते हुए पूछा, क्यों मिश्रा जी, आप उस व्यक्ति को जानते हैं क्या? मिश्रा जी ने प्रश्न का जवाब प्रश्न से ही देते हुए कहा, कौन? जो उस कटहल के बिना फलदार वृक्ष के नीचे पीली स्कूटर के पास खड़ा हुआ है। मिश्रा जी स्कूल के बड़े बाबू के पद पर कार्यरत थे, जो तंबाकू खाकर कहीं भी पिक कर देने के लिए पूरे स्कूल में मशहूर थे और आए दिन अपनी इस हरकत की वजह से प्राचार्य की ताड़ना का सहज शिकार बन जाया करते थे। ने अपने चिर परिचित अवधि अंदाज में जवाब भी स्वयं ही दिया, अरे कहे नहीं जानते, सर्तियां जानत हन, ई तो अपने वर्मा जी आही, जो मुकुट ढंग कॉलोनी में रहत है। किंतु यह तो भोला की शंका का समाधान न था। उसने और जोर देते हुए पूछा, अरे वह तो ठीक है, लेकिन क्या आप यह बता सकते हैं कि ये रोज रोज स्कूल क्या लेने चले आते हैं? इस बार मिश्रा जी के चेहरे में गमगीन गंभीरता के भाव साफ साफ परिलक्षित हो रहे थे। उन्होंने अपनी मोपेड को स्कूल के मुख्य द्वार से सटाकर खड़ा किया और अपने मुंह में दाहिने हाथ की तर्जनी और अंगूठा डालकर बड़े ही ज्यामितीय अंदाज में अपना मुंह टेढ़ा करते हुए खाई हुई तंबाकू को बाहर झटका और खखारते हुए बोले, अब का बताई भैया, सोचते कलेजा फट लागत है। बड़ा ही खूबसूरत और होनहार बच्चा था इनका, सूरज। हाँ, यही तो नाम था उसका। हर काम में अव्वल, बस
एक बार 10वीं में नंबर कुछ कम क्या आ गए और वर्मा जी ने बस यूं ही कह दिया कि बेटा, अगर कुछ और मेहनत कर ली होती तो और बेहतर नतीजा आ गया होता। बस फिर क्या था। अब क्या कहे इन आजकल के बच्चों का। तभी एकाएक पीछे से प्राचार्य महोदय की गाड़ी का हॉर्न तीव्र ध्वनि के साथ बजा। दोनों ही सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। भोला बड़ी ही कृतज्ञता के भाव के साथ भागकर मुख्य द्वार की तरफ गया और एक जोरदार सलामी दी। गाड़ी प्राचार्य महोदय को लेकर बिना रुके स्कूल के मुख्य द्वार से बाहर निकल गई। गाड़ी के जाते ही भोला एक अधीर बालक के सम्मान भागकर मिश्रा जी के पास आया और कुछ अधिक कौतूहलपूर्ण भाव के साथ बोला, अरे मिश्रा जी, साफ साफ कहे आखिर हुआ क्या था। मिश्रा जी ने इस बार कुछ और अधिक गंभीर मुद्रा में एक लंबी सांस लेते हुए बोलना शुरू किया। वर्मा जी के केवल एक ही संतान थी, बेटा सूरज। बहुत चंचल, बेहद हंसमुख, किंतु पता ही क्या कि उस दिन न जाने कौन सा काल उसके सिर पर सवार था कि पिता के मात्र इतना कह देने भर से सूरज बस इतना सा कहकर घर से निकल गया कि मैं अभी थोड़ी सी देर में आता हूँ और अब आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी। पिता को लगा कि किसी पड़ोस के मित्र के पास गया होगा, अभी आ जाएगा, पर भैया ये जाना भी कोई जाना था कि फिर कभी वापस आया ही नहीं। जब काफी समय बीत गया तब वर्मा जी ने किसी अनिष्ट की आशंका से इधर उधर तलाश करना शुरू किया। कुछ ही समय में सूरज के मिलने के सभी संभावित गंतव्यों को मझा डाला, किंतु वह कहीं नहीं मिला। थक हार कर घर वापस लौटते वक्त उड़ती हुई एक खबर कानों में पड़ी कि अभी अभी एक लड़का मालगाड़ी से कटकर मर गया है। वर्मा जी के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो, उनके पैर कांपने लगे। बगल में खड़े एक माल ढोने वाले लड्ढे पर पसर कर बैठ गए। पैर अभी तक शरीर का बोझ उठाने के लिए तत्पर न थे। एक ही पल में बहुत सारी मानसिक अटकलें चलचित्र की ही भांति सामने से होकर गुजर गई। ये स्थिर गदता तब टूटी जब दो राहगीर आपस में बात करते हुए चले जा रहे थे। बहुत बुरी दशा थी भाई, चेहरा तो पहचान में ही नहीं आ रहा था। बस फिर क्या था, वर्मा जी के कदमों में तो मानो बिजली सी दौड़ गई। खड़े हुए और सरपट थाने की ओर तेज कदमों से चल पड़े। आज शायद उनका मन शरीर से आगे भाग कर जाना चाह रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज कि पास से गुजरता हुआ व्यक्ति भी सुन ले। माथे पर उभरी चिंता की लकीरों के बीच पसीने की बूंदे किसी उफनती नदी का रूप ले चुकी थी। जैसे ही थाना दिखाई दिया, कदम खुद ब खुद और तेज हो लिए। थाने पहुंचते ही वर्मा जी जैसे फट ही पड़े। सूरज, सूरज, मेरा 15.5 साल का बेटा सूरज। छरहरा बदन, लंबा कद, घुंघराले बाल। वर्मा जी इससे पहले कि कुछ और बोल पाते, अधिकारी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और सामने खड़ी गाड़ी की तरफ ले चले। गाड़ी चाबी के घूमने के साथ ही घरघराई और थाना परिसर की टूटी चारदीवारी को पार करते हुए सड़क की मुख्य धारा से जा मिली। आज का यह सफर वर्मा जी के लिए किसी देशांतर यात्रा से कम न था। जीप शहर की तंग गलियों से होते हुए अंतोगत्वा जिस इमारत के सामने आकर रुकी, वह एक सरकारी अस्पताल का मुर्दा घर था। चूंकि वर्मा जी गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठे हुए थे, अतः इमारत के बाहर लाल अक्षरों में लिखी इबारत को पढ़ न सके थे। किंतु जब वह जीप से उतरकर पीछे बनी इमारत की ओर मुड़े तो एक पल के लिए ठिठक कर गाड़ी का सहारा लेते हुए रुक से गए। फिर न जाने कौन सा एहसास उन्हें इमारत के अंदर की तरफ ले चला। ये पल शायद उनके लिए वैसे ही थे जैसे एक फांसी के सजाया फट्टा मुजरिम के लिए फांसी की मुकर्रर तारीख और अपनी सेल से फांसी घर तक का सफर। असल में वर्मा जी को लाश की शनाख्त के लिए बुलाया गया था। इस पूरे प्रकरण में वर्मा जी का पड़ोसी और अजीज होने के नाते मैं भी उनके साथ ही रहा। हमें एक घोर अंधेरी कोठरी में ले जाया गया, जो कि सिर्फ एक छोटे से बल्ब की सहायता से अपने जीवंत होने का प्रमाण दे रही थी, और वह बल्ब अपने ठीक नीचे रखी खून से सनी उस स्ट्रेचर की तरफ इशारा कर रहा था, जो कुछ ही समय पहले खिलखिलाती मुस्काती एक कुसुमित जिंदगी के बेजान शरीर को अपने में समेट अचल और संवेदनशील सी
रखी हुई थी। ये उस पिता के दर्द की अंतिम इंतहा था। जैसे ही वर्मा जी मेरे सहारे से उस स्ट्रेचर को तरफ बढ़े, वहां से पहले उपस्थित कर्मचारी ने बड़े ही सहज तरीके से लाश पर पड़े उस खून से सने कपड़े को एक झटके में हटा दिया जो वर्मा जी के जीने के उद्देश्य को अपने में समेटे पड़ा हुआ था। जैसे ही चेहरे से कपड़ा हटा, पुलिस अधिकारी ने रुमाल से अपना मुंह ढका और उल्टी रोकने का असफल प्रयास करते हुए औ करता कमरे से बाहर चला गया। सिर्फ कपड़ों से ही पहचान सके थे, चेहरा तो बचा ही क्या था। वर्मा जी वही बेहोश होकर गिर पड़े थे, बड़ी मुश्किल से संभाल सका था। अरे 8वीं कक्षा तक यही तो पढ़ा था। वर्मा जी खुद ही तो रोज स्कूल छोड़ने और लेने आया करते थे। कभी कभी सूरज की मम्मी भी आ जाया करती थी। सूरज के साथ सब कुछ खत्म हो गया, नहीं खत्म हो सका तो वर्मा जी का यह रोज रोज स्कूल आने जाने का सिलसिला। आज भी कहीं दिल के किसी कोने में उन्हें सूरज के होने का भ्रम है, जो उनके लिए दुनिया के सभी सत्यों से बड़ा सत्य है, जो अब शायद वर्मा जी के साथ ही जाए। भोला का चेहरा फक हो चुका था, पैर लड़खड़ाने लगे थे, वह स्थिर खड़ा न हो पा रहा था। बस खुले मुंह से बिना कुछ बोले काफी देर तक मिश्रा जी की ओर देखता रहा। मिश्रा जी भी कहकर शांत हो चुके थे, मानो मन से कोई बोझ उतर गया हो, मानो अतीत में कहीं खो से गए हों। तभी स्कूटर के स्टार्ट होने की घरघराहट ने दोनों के स्वकेंद्रीयकरण को भंग कर दिया और दोनों एक साथ आवाज की दिशा में पलटे। वर्मा जी स्कूटर को स्टार्ट करके पहला गियर डाल चुके थे। स्कूटर धीरे धीरे गतिशील होने लगा था और उसके पीछे उड़ता धूल का गुबार भोला और मिश्रा जी को कुछ यूं प्रतीत हो रहा था जैसे आज फिर से एक बार सूरज पूरे उल्लास के साथ अपने पिता की पीछे पीछे भाग रहा हो और मानो कह रहा हो कि पापा, मैं तो पुत्र हूँ, मैंने आपको बीच राह में छोड़ दिया तो क्या, आप तो पिता हैं, आप मुझे साथ लिए बिना कैसे घर जा सकते हैं। इस विचार के साथ ही भोला का गला रूंध आया था और आंसुओं के निर्बाध प्रवाह ने उसके दोनों कपोलों को भिगोना शुरू कर दिया था। उधर मिश्रा जी ने जेब से तंबाकू निकाली, ताली की थाप देकर फूंक मारकर साफ की, फांकी और अपनी मोपेड स्टार्ट करके धोती का एक छोर हाथ में दबाकर चल दिए, शायद आंसुओं को रोकने का असफल प्रयत्न कर रहे हों। अब भोला भी अपना टिफिन उठाकर स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर घर की तरफ चल दिया था। रास्ते में सैकड़ों विरोधाभासी भाव एक साथ उसके मस्तिष्क में कोलाहल कर रहे थे। पता ही न चला कब इन्हीं विचारों में गुम वह अपने घर आ पहुंचा। जैसे ही नजर उठाई, उसका 7 वर्ष का बेटा बाहर चबूतरे पर बैठा पढ़ता दिखलाई दिया। भोला को देखकर उसके चेहरे में एक अनमोल मुस्कान दौड़ गई और दौड़ गए उसके नन्हे कदम। अपने पापा की बाहों का झूला झूलने के लिए भोला ने भी अपने प्यारे बेटे रामू को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और सिर पर हाथ फेरते हुए भर्राए गले से बोला, बेटा, जीवन में जो भी करना चाहे, जैसे भी करना चाहे, अवश्य करना, खूब तरक्की करना, आसमान में उगे सूरज की तरह चमकते रहना, किंतु चाहे जो हो जाए कभी सूरज की तरह ढलना मत, कभी मत ढलना मेरे लाल, कभी मत ढलना। फिर वह रामू को गोद से उतारकर सिर पर हाथ फेरता हुआ बिना कुछ बोले घर के अंदर चला गया। टिफिन को लकड़ी की एक पुरानी जर्जर टेबल पर रखा और अपनी चरपाई पर जा पसरा, शायद एकांत की तलाश में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।